आदाब, खास बात इंडिया के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे आज की बेहद खास खबर के साथ। 17 बरसों के बाद इंसाफ पाने वाली गुजरात की बिल्किस बानो ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। बिल्किस बानो और उनके शौहर याकूब पटेल का कहना है कि वो अब पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वहीं बिल्किस बानो की वकील शोभा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अदीमुल मिसाल फैसला करार दिया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बिल्किस बानो, उनके शौहर और उनके वकील से इस सिलसिले में बातचीत की है। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद बिल्किस और याकूब को इंसाफ मिला है। बिल्किस हमारे साथ हैं। बिल्किस, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया, जिस तरह से सजा मिली, आप क्या कहेंगी? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इससे मैं बहुत खुश हूँ और इसका सब सुप्रीम कोर्ट का और जजेस का सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ, वकीलों का न सबका। जिस तरह से कई चीजें आपको दी गई, लंबा मुआवजा दिया गया, उसका क्या करेंगे? मकान दिया गया, नौकरी की बात की गई, उसका मैं ये करूँगी कि उस पैसों में जो मेरे जैसी जो महिला है उसको, उसके बच्चे जो नहीं पढ़ रहे, इसको मैं थोड़े पैसे देना चाहती हूँ। बिल्किस बहुत खुश है। हमारे साथ याकूब हैं। याकूब, कितनी लंबी लड़ाई रही, किस तरह से आप लोगों को हौसला मिलता रहा? इस दरमियान में कितना लंबा लड़ा? ये हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 17 साल की लंबाई लड़ी है और बिल्किस ने बहुत संघर्ष किया है। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आखिर अंत तक हमारी लड़ाई एक ख़त्म हुई है और हम वो चाहते हैं कि अब हम अमन और परिवार के साथ रहे और हमारी अच्छी आगे वाली ज़िंदगी को, बच्चों को पढ़ाने की और जो भी बच्चों के साथ रहकर जो बच्चों को जो करना चाहिए दुनिया के अंदर, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को सजा हुई है सीधे तौर पर, क्या आप लोग मुतमईन हैं? उसमें मुतमईन है, जो सजा हुई है उससे हम खुश हैं। तो ये तो याकूब, हमारे साथ शोभा हैं, इस मामले की एडवोकेट हैं। शोभा मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं। शोभा, कितनी लंबी लड़ाई रही, किस तरह से आप लोग लड़ते रहे, हिम्मत कहाँ है? ये इतना किस तरह से डिले किया जाता रहा? डिले मैंने आपको बताया ना कि शुरू में हम 2003 में फॉलो कर रहे थे, वो एक प्रोसेस था। उसके बाद ये जब मैटर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो गया और इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे में हुआ, मैटर सीबीआई का, उनके ट्रायल ट्रांसफर हुई, तो वो नीचे का काम था, बॉम्बे का था या फिर हाई कोर्ट का था। मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। डेट्स लेना अदर साइड का काम होता है, समटाइम्स इसको आप टैक्टिकल बोल सकते हैं, जो मुझे भी लगता था इसमें, बट कोर्ट्स ने हमेशा इस मैटर की सीरियसनेस को समझा और हर बार उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और मैटर को अर्ली डेट्स भी दी। कई सारे लोगों को सजा हुई, वो कौन सी बड़ा सबूत था जिसकी बुनियाद पे हमेशा आप लोग जो है इस केस में यकीन रखते रहे कि हाँ हम लोग जीतेंगे? इसका चार्जशीट अपने आप में कंप्लीट सबूत है। चार्जशीट में एक एक चीज और इसके बयान, बिल्किस के बयान, नाम सबके थे और चार्जशीट में एक एक व्यक्ति के बारे में, पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में, उनका ट्रैवलिंग, एवरीथिंग हैज कम अप सो क्लियरली और एविडेंस में सब कुछ बहुत साफ आया। एक बात और भी कही गई यहाँ पर कि पुलिस ने हमेशा डिनायल करने की कोशिश की, रुकावट बनती रही। किस तरह का तजर्बा रहा? पुलिस का रोल वॉज शेमफुल, क्योंकि पुलिस का काम था विक्टिम को एक्यूज को पकड़ना, विक्टिम को न्याय दिलवाना और एक्यूज को टू ब्रॉट टू बुक्स। यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हुआ। यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने की वो सारे अटेम्प्ट हुए जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कितना तारीखी ये फैसला कहलाएगा, ये कितना इफेक्ट करेगा? ये एक्सेप्शनल है, आपको इससे बड़ा कॉम्पनसेशन नहीं मिला है और ये अपने आप में प्रेसिडेंट सेट करेगा कि हाँ एग्जाम्पलरी कॉम्पनसेशन देना चाहिए। एक माइन्यूट 2 लाख 4 लाख 3 लाख देके आप नहीं काम चला सकते, बिकॉज उसका ट्रॉमा ग्रेवेस्ट है। आप जितने भी कॉम्पनसेशन के केसेस पढ़ेंगे उसमें शायद बिल्किस का ट्रॉमा ग्रेवेस्ट है, इसलिए कॉम्पनसेशन भी हायर साइड पे होना जरूरी था। तो ये थी 17 साल की इंसाफ की लड़ाई, जिसके बाद इंसाफ मिला और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए एक मिसाल सेट कर दी है और उम्मीद की जाती है कि आगे इस तरह की दंगे की बातें, इस तरह के बलात्कार और इस तरह की इस्मतदरी की चीज़ें नहीं होंगी और हिंदुस्तानी जो निज़ामी इंसाफ है वो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। कैमरामैन हनुसैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
यूपी से उर्दू टीचर्स के लिए बेहद अच्छी खबर। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलटी ग्रेड मुआवन उर्दू टीचरों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। कमीशन ने मुआवन उर्दू टीचर्स इम्तिहान 2018 के नताइज जारी कर दिए हैं। जारी किए गए नताइज में 71 मर्दों और 54 खवातीन को कामयाब करार दिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन की इत्तला के मुताबिक कामयाब मुआविन उर्दू टीचरों के नताइज कमीशन की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने रिजल्ट कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर तलबा और सरपरस्तों का एहतजाज आज भी जारी रहा। इस दौरान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान के अलावा री वेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी कर दी है। फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर अब 27 अप्रैल कर दिया गया। इस मामले पर तलबा तंजीमों ने तीसरे दिन भी एहतजाज किया। वज़ीर आला केसीआर ने रिजल्ट मामले पर वज़ीर तालीम और महकमा तालीम के सेक्रेटरी से इजलास तलब किया और फेल स्टूडेंट्स की पर्चों की मुफ्त जांच करने की और रीकाउंटिंग की हिदायत जारी कर दी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रीकाउंटिंग और दोबारा जांच के लिए 5 मराकज भी कायम कर दिए हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने भी पर्चों की दोबारा जांच का हुक्म दे दिया है। इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी होने के बाद से अब तक 18 तलबा की खुदकुशी की भी इत्तलात है। मालेगांव धमाका केस में एनआईए अदालत ने सैयद निसार की अपील की अर्जी को खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार सैयद निसार ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। भोपाल से बीजेपी की जानिब से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। वाज़ेह रहे कि मालेगांव धमाके में सैयद निसार के बेटे की मौत हो गई थी। वंचित बहुजन फ्रंट ने शहीद हेमंत करकरे की तौहीन पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कड़ी नुक्ताचीनी की है। वंचित बहुजन फ्रंट के लीडरों का कहना है कि वो इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। के बारे में जो बयान किया था उन्होंने पहले, ये सरासर गलत है। इसके बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए। जो देश के लिए लड़ता है, चाहे वो सीमा पर हो या कोई सिटी के अंदर हो, अतिरेकी के खिलाफ लड़ता हो, तो वो देश के लिए लड़ता है ना, खुद के लिए तो नहीं लड़ता। चाहे वो कौन सी भी डिपार्टमेंट हो, मगर वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए लड़ रहा है ना, तो उसके बारे में कहने का किसी को अधिकार नहीं है। एक तो वो अपना फैमिली छोड़ के सब कर रहा है, तो उसका आदर करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। भिवंडी में समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसम आजमी ने एक जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने वालों को तलाश किया जा रहा है। कुछ लोगों पर इस मामले में केस भी चल रहा है और जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद कबूल कर लिया है कि बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने में वो भी मुलविस थी, तो इस पर फौरी केस दर्ज किया जाए। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के बेगुनाही में 15-15 साल कैद में रहे, लेकिन बाहर आने के बाद किसी ने मुल्क मुखालिफ या किसी मजहब के खिलाफ बयान नहीं दिया। बाबरी मस्जिद इंहिदाम मामले पर प्रज्ञा को गिरफ्तार किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे बयानात होंगे इस मुल्क के अंदर तो कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी और आप ही इस देश में कानून के रखवाले हो। आप इसके ऊपर 100 मोटो केस लीजिए और ऐसे कैंडिडेटर को एक केस कायम कीजिए और उनके कैंडिडेट ख़त्म कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें करना कि मैं तोड़ने गई थी बाबरी मस्जिद, यहाँ मुकदमा चल रहा है कि किसने तोड़ा, इंक्वायरी की जा रही है और एक सामने कह रहा है कि हमने तोड़ा और फिर उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, तो लगेगा कि लोगों को लगेगा कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज तक मुसलमान 15-15 साल जेल में रहा है, निकलने के बाद आज तक मैंने किसी से भी इस तरह की बातें नहीं सुनी है। लेकिन साधु प्रज्ञा सिंह इतने घमंड में बात कर रही है। बीजेपी वालों, तुम्हारा असली चेहरा सामने नजर आ रहा है। पार्लिमानी इंतखाबात में सियासी पार्टियों के जरिए जिस तरह से मुनाफरत की बातें फैलाई जा रही हैं, उससे दानिश्वर तबका बेहद फिक्रमंद है। संस्कृत मोर्चे के ज़रिए एहतमाम भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नफरत की सियासत के खिलाफ अदीबों, शायरों, फनकारों और समाजी कारकुनों ने एहतजाज किया और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का फसाद हो, हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, हम नहीं चाहते कि अवाम बटे। हम चाहते हैं कि ऐसी राजनीति हो जिसमें देश को और जनता को बांटने की और धर्म को बांटने की कोशिश न हो। मजबूर किया गया है कि हम लोग बाहर निकलें
और अपना जो असल काम है लिखने पढ़ने का उसको छोड़कर सड़कों पर नारे लगाए। साहित्यकार हमेशा सड़क पे आया है और इसलिए कि सच बोलना है। साहित्य का मतलब ही है कि जो हित जिसमें जुड़ा हुआ हो, आवाम का हित जुड़ा हो, अपना नहीं। और ये हमारे यहाँ खास तौर से प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट जो है, अगर आपको याद होगा तो वो सड़क पे ही उतरे थे, हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे। जिस तरह का कंट्रडिक्शन बना रहे हैं उसमें आप उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जिनने इस देश के लिए जान दी। उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमारे श्राप से मर गए। अरे श्राप से ही मारना था तो उन लोगों को मार देते जो इस देश पे आतंक फैला रहे थे, पर श्राप से आप अपने ही आदमियों को मार रहे हैं। एएमयू में पीएचडी के एडमिशन में बदनवानी के खिलाफ चल रहा धरना आज 10वें दिन में दाखिल हो गया है और धरने में उस वक्त हंगामी हालात पैदा हो गए जब धरने में बैठे जेआरएफ पास शुदा शोबा उर्दू के तालिब इल्म मोहम्मद नाजिम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, जिन्हें आनन फानन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तलबा का कहना है कि मुख्तलिफ फैकल्टीज में मुतादिद ऐसे तलबा व तालिबात हैं जो कि एडमिशन से महरूम है, जबकि शोबा हिंदी में एक ऐसी तालिबा को एडमिशन दे दिया गया जो कि दाखिला टेस्ट में शामिल तक नहीं हुई थी। तलबा का मुतालबा है कि इंतजामिया खाली सीटों को पुर करे। हमारा पीएचडी में डिस्क्रिमिनेशन एडमिशन को लेकर हुआ था, उसके लिए लगा है। इन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट में एक ऐसा एडमिशन कर रखा है जिसने फॉर्म तक नहीं भरा था और वो कह रहे हैं कि वो ब्लाइंड है, जबकि एक ब्लाइंड लड़की हमारे साथ यहाँ धरने पे बैठी हुई है, उनका एडमिशन नहीं हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये स्पेशलाइजेशन लाए हैं जो कि आज के पहले कभी रूल में नहीं था, ना आज के बाद रहेगा। ये सिर्फ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। तीसरी चीज़, इन्होंने जो सीट्स निकाली हैं उसमें से बहुत सी सीटें इन्होंने अभी भी बचा के रखी हुई हैं। अभी कोई अभी नाजिम, मोहम्मद नाजिम नाम है, प्रॉक्टर साहब की तरफ से कोई नोटिस आया है, ये फरमान आया है, तुगलकी फरमान देख लीजिए। इस नोटिस को देखकर वो लड़का बेहोश हो गया है, सीधा साधा लड़का, जेआरएफ में पहली रैंक है उसकी, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ, धरने पे बैठा हुआ था पूरे 10 दिन से। मुत्तहदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबूजबी में 24 से 30 अप्रैल तक इंटरनेशनल किताब मेले का इनेकाद किया गया है। इस किताब मेले का इफ्तिताह मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मुत्तहदा इमारात में हिंदुस्तान के सफीर नवदीप सिंह सूरी ने मुश्तरका तौर पर किया। सबसे खास बात कि इस किताब मेले में कौमी उर्दू काउंसिल का स्टॉल भी शामिल है। सफीर हिंद नवदीप सिंह सूरी ने कौमी उर्दू काउंसिल के स्टॉल का खुसूसी जायजा लिया। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद भी मौजूद रहे। डॉक्टर अकील अहमद ने कहा कि अबूजबी आलमी किताब मेले में कौमी उर्दू काउंसिल की शिरकत बाइसे इफ्तिखार है। कौमी उर्दू काउंसिल पहली बार किसी बैरूनी मुल्क में अदबी और सकाफती तकरीबात का खास एहतमाम कर रही है। नाज़रीन, चलिए मजीद बातचीत के लिए खुद हमारे साथ मौजूद है NCPUL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब। शेख अकील अहमद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि बैरून मुल्क में भी उर्दू के लिए इतना काम किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो हमारा फर्ज है और हमने यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम करवाना शुरू कर दिया है। बाहर भी 27 तारीख को हम एक मुशायरा करवा रहे हैं जिसमें यहाँ के मुकामी शुअरा भी और हिंदुस्तान के शुअरा जो यहाँ रहते हैं पहले से, वो भी बॉम्बे के एक शायर इसमें शिरकत कर रहे हैं। और 26 तारीख को ये मुशायरा है और 27 तारीख को शाम अफसाना है, उसमें भी एक अफसाना निगार बॉम्बे से आए हैं, बाकी यहीं रहते हैं जो इंडियंस हैं जी। और 28 तारीख को भी एक प्रोग्राम है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी साझी विरासत। तो ये 3 अदबी प्रोग्राम है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ। और उर्दू आज सुबह जो यहाँ के एम्बेसडर हैं जी, वो भी आए हुए थे हमारे पवेलियन में और हमारे स्टॉल को उन्होंने विजिट किया था। और विजिट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि बेहद खुशी की बात है कि आप NCPUL उर्दू को फ़रोग़ दे रहा है, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि
वर्ल्ड लेवल पे। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसी तरह से उर्दू का फरोग सिर्फ दुबई और शारजा ही नहीं और अबू धाबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कीजिए, और ये बेहद खुशी की बात है। तो उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श रिएक्शन उनका था। जी जी। और आज इस हमारे फंक्शन में, प्रोग्राम में जो यहाँ के क्राउन प्रिंस है, वो क्राउन प्रिंस भी आए हुए थे। और हमारे एम्बेसडर सुबह से लेकर और दोपहर तक वो लगातार हमारे साथ थे। और पूरे दुनिया से लोग यहाँ आए हुए हैं जी। और हैरत और खुशी की बात यह है कि बेशुमार स्टॉल के अंदर उर्दू की किताबें मौजूद हैं। जी अकील अहमद साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, बेहद खुशाइन बात यह है कि अब उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं बल्कि अमली तौर पर भी NCPUL जो है वो इस तरह के इक़दाम कर रहा है, तो काफी खुशाइन बात। जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अमली तौर पे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जब हमने चार्ज लिया उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि उर्दू को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मैं इसको फैलाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू पूरी दुनिया के अंदर राब्ते की ज़बान बने, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और अभी तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं आइंदा फ्यूचर में भी जहाँ पे भी उर्दू से इस तरह का इंटरनेशनल मेला लगेगा, किताब का मेला लगेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें शिरकत करूँ और उर्दू का नाम हर जगह रोशन हो। इसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी। जी शेख अकील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खास बातचीत के लिए, और हमारी नेक तमन्नाएं जो हैं वो खास तौर से आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब जो कि डायरेक्टर हैं NCPUL के। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि NCPUL जो है वो उर्दू की तरवीज तरक्की के लिए लगातार अपनी कोशिशें यूं ही झारखंड हज कमेटी को अजसर-ए-नौ तश्कील देने के ताल्लुक से हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बावजूद रियासती हज कमेटी काम कर रही है। माहिरीन कानून हज कमेटी को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। वहीं मुसलमानों में इस मामले को लेकर शदीद नाराजगी भी देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जरिए गुज़िश्ता 13 दिसंबर को रियासती हज कमेटी को अजसर-ए-नौ तश्कील करने के ताल्लुक से हुक्मनामा जारी कर दिया गया था, लेकिन 4 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद रिजवान खान रियासती हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं, जबकि कानूनी माहिरीन इसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं। कोई आदेश, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद कोई जो मामला उठा था उसके बाद कोई आदेश निर्देश नहीं आया, तो इसके वजह से आदेश निर्देश आता है तो उसको पालन लाजमी किया जाएगा, लेकिन जो पुराना नोटिफिकेशन है उसी के आधार पे काम हो रही है। दिसंबर से आज देख लीजिए आप, इतने दिन हो जाने के बाद भी न कोई कमेटी का गठन हुआ है, और वो सेम कमेटी जो इलीगली गठन किया गया था, जो एडमिटेड पोजीशन है, जिसको एडवोकेट जनरल ने खुद एडमिट किया था, आप उस कमेटी को फंक्शन कर रही है। वो वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 जून को 15 अरकान पर मुश्तमिल रियासती हज कमेटी की तश्कील के ताल्लुक से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इस हज कमेटी की तश्कील में ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। गुज़िश्ता दिनों एक RTI कारकुन के जरिए हज कमेटी के मौजूदा चेयरमैन के ताल्लुक से जानकारी भी मांगी गई। इस ताल्लुक से कमेटी के CEO परवेज इब्राहिमी की दलील कुछ यूं है। विभाग में फाइलें बढ़ी हैं उच्च स्तरीय निर्णय के लिए, अभी निर्णय संसूचित नहीं हुआ है। इसी बीच इलेक्शन आ गया, लोकसभा का आचार संहिता लग गया, तो ये निर्णय होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। अभी स्थिति जैसी पहले थी वैसे ही है, विचाराधीन है ये मामला, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन आवश्यक है, तो वो विभाग कर रही है। कई समाजी कारकुनान का इल्जाम है कि रिजवान खान CEO की गैर हाजिरी में मीटिंग करते हैं और हज के ताल्लुक से फैसले भी लेते हैं। ताहम CEO ने इस मामले की जानकारी सरकारी सतह पर हासिल करने के बाद कदम उठाने की बात कही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। क्रिस्चियन पब्लिक स्कूल के ज़रिए एहतमाम भोपाल में तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ माहिरीन तालीम ने शिरकत की और तालीम को मुस्लिम मुआशरे की तरक्की के लिए बुनियाद करार दिया। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट
और मुझे इजाजत दें। आदाब। भोपाल के क्रिसेंट स्कूल ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तालीमी कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम ने मुस्लिम माशरे की तरक्की के लिए जहां समाज में 100% तालीम के हुसूल पर जोर दिया, वहीं समाज के लोगों के जरिए ऐसे तालीमी इदारों के क़याम पर भी जोर दिया गया जिससे मुस्लिम माशरे में क्वालिटी एजुकेशन को आम किया जा सके। दानिशवरों का मानना है कि आज़ादी के बाद मुस्लिम माशरे में तालीम के हुसूल को लेकर बेदारी तो बहुत आई है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी समाज को जरूरत है। तालीमी मैदान में कोई भी काम किया जाता है वो कौम के और मिल्लत के, मुल्क के लिए इफादियत रखता है। इस किस्म के प्रोग्रामों के अंदर कोशिशें करना, मेहनत करना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। कि हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है वो ऐसी हो जिसको कि किताब पढ़ना भी आती हो और कलम से लिखना भी आता हो, तो फिर इंशाअल्लाह उससे पूरी इंसानियत का फ़ायदा होता है, मुल्क का भी फ़ायदा होता है और इस्लाम दीन के इंशाअल्लाह खिदमत के वो अहल कायम करार पाएंगे। भोपाल क्रिसेंट स्कूल में मुनक्किदा तालीमी कॉन्फ्रेंस में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर कर्नाटक के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस तरह की तालीमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को समाजी बेदारी के लिए न सिर्फ वक्त की अहम जरूरत से ताबीर किया, बल्कि भोपाल में भी शाहीन एकेडमी के नाम से अपनी शाख कायम करने का ऐलान किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने न सिर्फ मेयारी तालीम के हुसूल पर जोर दिया, बल्कि तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी तैयार करने पर जोर दिया, ताकि मुकाबला जाती इम्तिहानात में मुस्लिम तलबा की शिरकत में इजाफा किया जा सके।